हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर जो डीओई ने आपको सैम्पल पेपर इशू किए हैं तो उसी को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 9 का हिंदी का जो आपका सैम्पल पेपर है उसकी सेकेंड वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पाठ्य पुस्तक के पहले तक के सबको करवा दिए हैं। तो आप जो पार्ट 1 है वीडियो का, ठीक है, तो आप उसमें यहाँ तक का सारा देख सकते हैं जितना भी है। ठीक है, अब मैं आपको पाठ्य पुस्तक से स्टार्ट करवा रहा हूँ। ये सेकंड वीडियो रहेगी। ठीक है, फर्स्ट वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसे पहले देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका जो पाठ्य पुस्तक का टॉपिक है ये 14 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें ये आपकी पैसेज आई हुई है, आपकी बुक से ही है। ठीक है, तो इसके बेस पर आपको आंसर बताने हैं। ठीक है, तो पढ़ता हूँ। दो बैलों की कथा आपकी जो कहानी है ना उसी में से ली गई है। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। देखो, गांव के इतिहास की घटना बता रहे हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है उसको अंडरलाइन करोगे तो पहली बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाल सभा ने निश्चय किया, मतलब बच्चों की एक सभा हो रही है। दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। ठीक है, कौन सा पत्र? अभिनंदन। ठीक है, कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने के लिए एक तिनका भी नहीं मिला था। ठीक है, ये जो कांजी हो थी ना, तो वहां पर उन्हें बंधा, मतलब यहाँ पर जो कहानी उस समय वो यहाँ बंधे हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि कैसा मालिक है, कैसा स्वामी है। इससे तो गया ही था अच्छा। ठीक, गया ही अच्छा था। ठीक है, गया जो है ना वो जहाँ झूरी गए बैल रहते थे तो उसका जो साला है वो ले गया था, उसका नाम गया था। तो गया ने फिर आगे जो है ये जो है चले गए थे, तो वहाँ पर कांजी होश थी, तो वहाँ पर ही कैद हो गए थे। तो उनका मालिक कैसा है, कम से कम रूखा सूखा तो देता था। ये गया। ठीक है, यहाँ कहीं भैंसे थी, कहीं बकरियां, कहीं घोड़े, कहीं गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कैसे पड़े थे बच्चों? मुर्दों की तरह। खाना नहीं था तो जान जा रही शरीर से। इनमें कहीं तो इतने कमजोर थे कि खड़ा भी नहीं हो सकते थे वो। सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टकटकी, फाटक पर, कहाँ पर? फाटक पर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। तो देखो, जब भी आप पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें मेन टॉपिक पर ज़रा फोकस करेंगे तो आप आराम से आंसर दे पाते हैं। ठीक है, अब देखते हुए कितना समझ में आया। पहले, जानवर वहां पर खड़े क्यों नहीं हो पा रहे थे? बताओ, आपको अच्छे से पता, हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर है, आपको बताना है कि देखो, चार ऑप्शन है। कमजोर होने के कारण, परेशान होने के कारण, असहाय या मजबूत। तो कमजोर होने के कारण। ठीक है, तो कमजोर होने के कारण वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर क्या आ गया? कमजोर। नेक्स्ट है आपका, सभी पशु जमीन पर किसकी तरह पड़े थे? बताओ। वेरी गुड, मुर्दों की तरह पड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सारा दिन, मैंने वेरी गुड उनको बोला, इन्होंने आंसर बताया। ठीक है, सारा दिन दोनों मित्र कहाँ पर टकटकी लगाए ताकते रहे? बताओ, कहाँ पर? यस, फाटक पर। ठीक है, नेक्स्ट है, ये घटना कहाँ के इतिहास में अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी? कहाँ की थी ये घटना? चार ऑप्शन आपके सामने है। शहर, कस्बा, गांव या नगर? हाँ, गांव। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल सभा ने क्या निश्चय किया? ठीक है, इसका आंसर समझ में आ गया ना, गांव का। अब बताओ, बाल सभा ने क्या निश्चय किया? उनको घुमाने ले जाना, उन्हें अच्छे से सुलाना, उनको अच्छा भोजन देना, या दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना? हाँ, अभिनंदन पत्र देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प आपको बताने हैं। ठीक है, लासा की और पाठ में
सर्वोच्च स्थान पर क्या था। देखो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना तो आप आराम से बता सकते हैं कि लासा की और पाठ में सबसे ऊंची जगह पर क्या था। ठीक है, तो डांडे के देवता का स्थान था, चीनी के लिए था, पहाड़ था, सुनसान जगह। तो ये आंसर है। जब आप बुक में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बुक के अंदर से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th। अभी एक रह गया है, सेकंड पार्ट रह गया इसका। लासा की और पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी। बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तेज तेज चल रहा था, भाग रहा था, ये बैठ बैठ गया था। तो इसका आंसर है बहुत धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपकी किताब में से ही जो पद्यांश होते हैं उसमें से ये लिया गया पद्यांश। ठीक है, रसखान जी द्वारा। ठीक है, लिखा हुआ है ये। तो वो क्या कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मतलब अगर मनुष्य के रूप में मुझे अगर जन्म दोगे तो गांव का ग्वारन बना देना। ठीक, गोकुल में। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। अगर मुझे आप पशु के रूप में बनाएंगे तो मुझे जो नंद जी हैं उनकी धेनु बना देना। ठीक है, मतलब गाय बना देना। ठीक है, पावन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। वो कहने रसकांत जी कहने कि हे प्रभु, हे सच्चे बादशाह, हे परवतिकर, हे मेरे मालिक, अगर आप पावन मुझे पत्थर बनाएंगे ना तो मुझे जिन्होंने जिस पत्थर को, जिस पर्वत को, मतलब आप जानते होंगे गोवर्धन पर्वत के बारे में, तो वही पत्थर मुझे बना देना। ठीक है, उसका एक पत्थर बना देना। जो कग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कंदम की डारण। अगर मुझे पक्षी बनाओगे तो कंदम का पक्षी बनाना, कंदम का जो पेड़ है ना उसका पक्षी बना देना। या लकोटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तरी डालो। फिर ये बोल रहे हैं कि ये ना वैसे तो बुक में अलग उसमें दे रखा है, इसमें एक साथ कर दिया क्योंकि आपसे क्वेश्चन से पूछने हैं ना। तो यहाँ पर जो लकोटी है और जो कामरिया है, अगर वो मुझे कन्हैया की मिल जाएगी तो मैं तीनों जो जो राज है ना, राज सारा राजपाट सब मैं त्याग दूंगा प्रभु, अगर मुझे आपकी लाठी मिल जाए और मुझे आपकी कामरिया मिल जाए। फिर वो कह रहे आठवीं सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बसारो। वो कह रहे प्रभु अगर मुझे आपकी गाय चराने को मिल जाएंगी ना तो मैं 8 सिद्धि नौ निधि छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। फिर वो कह रहे हैं रसखान कबो इन आंखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर एक बार मुझे ब्रजमंडल के जो वन बाग होते हैं ना, अगर वो मुझे आंखों से देखने को मिल जाएंगे ना तो मैं कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारा। तो वो कह रहे कि अगर मुझे एक बार जो वनबाग है उसमें मुझे अगर निहारने को मिल जाए तो मैं करोड़ों भवनों को प्रभु निछावर करने के लिए तैयार हूँ। समझ में आ गया। अब आंसर बताइए। पहला है रसखान अगले जन्म में जन्म लेकर इनमें से क्या बनना चाहते हैं। तो अब इसमें जो दे रखा है चारों में से, तो नंद बाबा की गाय बनना चाहते हैं। ठीक है, जब हमने पढ़ा था ना ऊपर, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये कहा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है रसखान किसके बदले तीनों लोगों को का सुख छोड़ना चाहते हैं। तो तीनों के तीनों लोग है ना, वो किसके लिए सारा राजपाट किसके लिए छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा था ना, ये लिखा या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तरी डालो। तो तीनों लोग छोड़ देना चाहते हैं लकुटी और कामरिया के लिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा। यहाँ पर ये लिखा श्री कृष्ण के कंबल और लाठी के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रसखान जी किस पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं।
तो वो था गोवर्धन, अभी मैंने ऊपर बता दिया था। फिर कवि रसखान को किस स्थान से अधिक लगाव है, किससे अधिक लगाव है, लिखा था ना, पढ़ा था ना, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, तो ब्रज से, ठीक है ना। का आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है, लकोटी कामरिया पर रसखान क्या निछावर करना चाहते हैं। अभी उसका उल्टा क्वेश्चन दे दिया, तो तीनों लोगों का राजपाट, तीनों लोगों का राजपाट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 10वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोल रहे हैं कि वाक कविता में कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है। कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है, तो वो सांसों से की गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि वाक कविता में नाव किसे माना गया है, तो नाव माना गया है जीवन को, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया है ना। अब आगे देखते हैं। अब जहां जितने क्वेश्चन बोले ना उतने अटेम्प्ट करना आप। अब उसके बाद है वर्णनात्मक प्रश्न। अब आपका खंड भा आ गया, 20 मार्क्स का है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर भी लिखने हैं, ठीक है, रिटर्न वर्क करना है। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर समझना। तो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है। कितने में लिखना है, 25 से 30 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है, कांजी होश में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, दो बैलों की कथा के आधार पर उत्तर लिखिए। तो आंसर है कि वे पशु भी कैदी ही थे, यह देखने के लिए कि उनमें से कोई भाग तो नहीं गया, उनकी हाजिरी ली जाती होगी, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में बना के और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। लालसा की और पाठ के आधार पर आपको उत्तर देने हैं। हथियार का कानून न रहने से किसी के भी पास बंदूक या पिस्तौल हो सकती थी और एकांत सूने स्थानों से गुजरते हुए हत्या का भय बना रहता था, ठीक है। तो बस ये आप बता सकते थे, और बड़ा भी अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो आपको 4 दे रखे, करने 3 है क्योंकि 2 3 6, ठीक है। तो सुख का क्या मतलब है इसे देखते हैं। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय है बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का अधिक से अधिक उपभोग। मतलब आज पता है सुख किसे कह रहे हैं लोग, कि नई नई चीज़ों का यूज़ करना है, बस कि नई से नई चीज़ मिल जाए, बस उसी का यूज़ करेंगे। और उत्पादन बढ़ाकर उसको पहले प्रचारित करो, फिर उसके बाद लोग अपने आप उसको खरीदना शुरू कर देंगे। और सुख का मतलब आज उपभोग और भोग ही हो गया है, ये लेखक ने हमें इसमें बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। मतलब आज की जो संस्कृति है हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है। तो आप बताएंगे कि उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हमारे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। मतलब आज हम नई नई चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, जिस चीज़ की जरूरत नहीं उसे हम प्रयोग में कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि संसाधनों की बर्बादी बहुत आ रही है, बहुत हो रही है। मतलब जैसे अब आलू की चिप्स हो या शीतल पेय हो या पिज़्ज़ा या बर्गर हो, ठीक है। मतलब आज बेकार से बेकार चीज़ को भी ना बहुत अच्छा बताकर बेचा जा रहा है, ठीक है। समाज के वर्गों में आपस में दूरियां बढ़ रही हैं, लोगों में गुस्सा बेचैनी आ रही है, क्योंकि जो संयम होता है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। संस्कृति जो है वो दिखावे की हो रही है, आज दिखावे को लोग हकीकत मानने लग गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोली गई कि हमारी संस्कृति को भी प्रभावित कर रही है और हमें भी प्रभावित कर रही है, और लोगों को बस उपभोग उपभोग उपभोग, बस यही हो रहा है। अगला है नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि आपको इनमें से 3 प्रश्न करने हैं। अब ये आपके काव्य में से है। पहला, कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। सच्चा जो प्रेमी है उसकी क्या कसौटी है।
तो कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो उसके मन का वियोग रूपी विष मिलन सुख से उत्पन्न अमृत के रूप में बदल जाता है। यही कसौटी बताई है कि अगर सच्चा प्रेमी मिल जाएगा तो उसके अंदर का सारा विष खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। अभी हमने पढ़ा ही था ब्रजभूमि के बारे में, क्या क्या बताया, बस वही आपको लिखना है। इसका आंसर देख लो। कवि की इच्छा है कि यदि वह मनुष्य जन्म पाए तो गोकुल का निवासी हो, है ना, पशु बने तो नंद की गांवों के बीच में चरे, यदि पत्थर हो तो कृष्ण द्वारा उठाए गोवर्धन पर्वत का हो, यदि पक्षी का जन्म पाए तो उसके विलासा यमुना की तट पर स्थित कंदम की डाल पर बसेरा करने की हो, और बाकी आप अपने आप बना बना के और बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वाक कविता में रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। देखिए, रस्सी सांसों या प्राणों को कहा गया है जो कच्चे धागे की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वाक कविता में कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो कवित्री को लगता है कि कोरी भक्ति के सहारे भक्ति की चाह रखना कच्चे धागे से नाव खींचने जैसा, मतलब कोरी मतलब प्योर, अगर सिर्फ भक्ति भक्ति करते रहेंगे तो इसका मतलब ये कि कोरी भक्ति है केवल, और कच्चे धागे से नाव खींचना जैसे वाली बात है। जैसे मिट्टी के कच्चे गीले सकोरों पर यदि पानी पड़ जाए तो नष्ट हो जाते हैं, मतलब पानी ठहर नहीं पाता, खत्म। इस प्रकार उसकी मुक्ति के प्रयास भी व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं क्योंकि वो केवल कोरी भक्ति की जा रही है, इसलिए वो कह रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 पर आ जाइए। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से जल प्रलय में पाठ के आधार पर कुछ सुझाव दीजिए। ठीक है, ये आपकी जो बुक है ना कृतिका, उससे लिए गए 60 शब्दों में आपको लिखना है, 2 प्रश्न करने हैं आपको। ठीक है, देखो आप अपने आप बना के भी लिख सकते हैं कि आपदा से निपटने के लिए क्या करें। जैसे जहाँ पर बाढ़ आने वाला जो क्षेत्र है प्रभावित है तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ लगाएं ताकि वो पानी के बहाव को कम कर सकें। ठीक है, और लोगों को जो है जैसे बाढ़ आ जाती है तो किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार के साधन उनके पास उपलब्ध होने चाहिए ताकि जान और माल की हानि ना हो पाए। ठीक है, इस तरीके से ये तो अपना बना कर लिखने वाला है आप। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट है, इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर बताइए कि मृत्यु का तरलदूत किसे कहा गया है और क्यों। मृत्यु का जो तरलदूत है ना वो किसे कहा गया और क्यों कहा गया है। देखिए, मृत्यु का जो तरलदूत आप सब जानते थे, बाढ़ को कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि बाढ़ के गहरे झाग फैन से भरे पानी को। ठीक है, मृत्यु का तरलदूत कहा गया क्योंकि प्रत्येक वर्ष जब ये बाढ़ आती तो कितने लोगों की जान ले लेते, कितने जीव जंतुओं को मार देती, कितना माल और जान का नुकसान कर देती है, कई लोगों को जीवन अस्त व्यस्त कर देते और उससे उभरने में कितना समय लग जाता है। इसलिए से मृत्यु को तरलदूत कहा गया। अपना बना बना के लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। बताओ क्यों उत्सुक था लेखक। देखिए, आपको बहुत बड़े बड़े लिखने होंगे, 60 शब्द बोले हैं, ये केवल आइडिया देने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, तो लेखक को गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ था। मतलब उसने ना तो कभी बाढ़ देखी थी ना इतने पास से, बस टीवी में या अलग समाचार उससे सुन रखे थे। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा थोड़ा आप इस तरीके से जोड़ देना। इसलिए लेखक पटना में रहते हुए भी, ठीक है, वहाँ आई भीड़ बाढ़ की जानकारी लेना चाहता था क्योंकि वो पहली बार ऐसा देख रहा था वहाँ पर बाढ़ का इतना बड़ा माहौल बना हुआ है। ठीक है, बाढ़ के रूप को वो देखना चाहता था, जानना चाहता था, और वो क्या होती है, कैसे होती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी सवालों के जवाब उसके मन में आते चले जा रहे थे और जो उसको बहुत ज़्यादा उत्सुक कर रहे थे बाढ़ के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका रचनात्मक लेखन है, 20 मार्क्स का है। तो इसमें जो 14वां क्वेश्चन है ना, आपको 150 शब्दों में
लिखना है, अनुच्छेद पैराग्राफ लिखना है। और मैं आपको बता दूं तो कैसे करना होता है आपको। जैसे यहाँ पर लिया है नियमित अध्ययन के लाभ या नियमित अध्ययन से लाभ। तो पहले आप भूमिका में इसका इंट्रोडक्शन दोगे कि नियमित अध्ययन होता क्या है। ठीक है, जब हम रोज किसी विषय को लेकर जो हमारे से संबंधित है उसके बारे में रोज हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है, और उससे अपने ज्ञान को बढ़ोतरी करते चले जाते हैं, तो वह नियमित अध्ययन कहलाता है। इस तरीके से भूमिका में आप लिख दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद नियमित अध्ययन के तरीके सेकंड हेडिंग डालोगे, तो उसमें बताओगे कि कैसे कैसे हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे इसके लिए हम किताबों का प्रयोग कर सकते हैं, हम ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और इससे हम हमारे जो अध्यापकगण हैं, ठीक है, अध्यापकगण जो हमें विषय का ज्ञान देते हैं उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है, जैसे आप ASC स्टार्टर की वीडियो देख रहे हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका ज्ञान जो है बढ़ता चला जाता है, जो आपको जीवन में सफलता प्रदान करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिखना पड़ेगा हेडिंग डाल के। और जरूरी नहीं है कि आपको सारे पॉइंट बताने हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं है तो आप अपनी मर्जी एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कि नियमित अध्ययन में अभिभावकों का क्या योगदान है। देखो, अभिभावक एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं बच्चे को नियमित अध्ययन करवाने के लिए। जैसे वो रोज उसकी कॉपी चेक कर सकते हैं, वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ठीक है, उससे बैठ कर उससे बातें कर सकते हैं कि आज स्कूल में क्या पढ़ा है, आज क्या हुआ था, कैसा दिन तुम्हारा, किस समस्या को तुमने झेला। अगर वो थोड़ा टाइम 10-15 मिनट भी अगर अपने बच्चे को रोज देंगे तो इससे उसके अंदर की रुचि बढ़ेगी, उसको भी रहेगा कि कोई मुझे पूछता है बार बार, और फिर उसका मन उस चीज़ में लगना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से अब नियमित अध्ययन की सीमाएं मतलब क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है। देखो, नियमित अध्ययन जो है वो, अब सीमाएं का मतलब होता है कुछ कमियां भी बतानी है, तो आप ये बोलोगे नियमित अध्ययन के लिए एक शांत वातावरण चाहिए होता है। शांत वातावरण होने पर ही हम बहुत अच्छा जो है वो पढ़ सकते हैं। माहौल जो है हमें अच्छा इसके अंदर चाहिए होता है। इसके लिए हमें उचित रूप से सारे साधन चाहिए जिसकी वजह से हम नियमित अध्ययन को कर पाएँ। अगर ये साधन उपलब्ध नहीं होते तो हम नियमित अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से फिर आपको उपयोगिता बतानी है। हमारा सर्वांगीण विकास होता है, हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जिस प्रकार से हमें जितने नंबर या जिस चीज़ में हमें कठिनाई आ रही है तो हम उस समस्या को दूर कर सकते हैं। उपसंहार, तो उपरोक्त, फिर उपसंहार में होता है कि जो हमने ऊपर लिखा है, तो उपरोक्त वर्णन से कह सकते हैं कि नियमित अध्ययन हमारे विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें ये आदत अच्छे से बनानी चाहिए। ये हमें बहुत सी चीज़ों से अवगत कराता है और कई समस्या को सुलझाने में मदद करता है। इस तरीके से आपको बना के ये पैराग्राफ लिखना होता है। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, एक समझा दिया। देखो, आपके एग्जाम में आप ये वाला करो, एक करना है, या जल ही जीवन है ये वाला करो, ठीक है, या समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां। देखो, ये सेम नहीं है, कोई और नया भी आ सकता है। मैंने एक समझा दिया आइडिया देने के लिए कि आपको कैसे लिखना होता है। पहले भूमिका बताओ, जो जो यहाँ पे हेडिंग दे रखी है इसकी हेल्प लेकर आप अच्छे से 150 शब्द तक लिख सकते हो। 200 भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम होना चाहिए ना। फिर उसके बाद आपका जो है ये पत्र है, ठीक है, जो आपको लिखना है। और दूसरा औपचारिक। देखिए, जो पत्र आप ये देख रहे हैं ये एक वीडियो है, ठीक है, तो इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको पत्र का पूरा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने पत्र का पूरा अच्छे से समझा रखा है कि आपको पत्र कैसे करना चाहिए, जिससे कि आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, लगभग 8 मिनट के आसपास ये वीडियो है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर। बाकी अगर आप खुद भी सर्च करना चाहें यूट्यूब पर तो औपचारिक पत्र लिखकर ASC स्टार्टर लिख दें, या पत्र लिखकर ASC स्टार्टर लिख दें, तो वीडियो अपने आप ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आप हिंदी ASC स्टार्टर लिखे क्लास 9 तो भी बहुत सारी वीडियो आ सकती हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी वीडियो दे दूंगा मैं। ठीक है, जो अभी आपको दिखाया था वीडियो में तो स्वास्थ्य वाला ही था, सफाई का रखरखाव, तो आपको वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये 16वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपको संवाद लिखना है, दो जनों के बीच में जो बातचीत होती है ना वो। ठीक है, ऐसी ये वीडियो है, पूर्व मतलब आगे लगता है, और इसमें हिंदी की ग्रामर की और सारी जो है ना जितना भी आ रहा है
इस सारी वीडियो में आप 1 घंटे की वीडियो है, आप जब देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसमें भारत MCQ है, सारे आप आंसर देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है डियर। और रही बात संवाद की, तो संवाद यहाँ बोल रहे आकर्षक होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ लिखा राम, तो मैं तो ठीक ठाक हूँ, आप सुनाओ आप कैसे हो। फिर यहाँ पे रहीम, वो कह रहे मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो इस तरीके दो जनों के बीच की बातचीत लिखनी होती है। ठीक है, वो आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। नहीं तो संवाद के बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। उसके बाद 17 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 40 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है, मतलब एक छोटी सी कहानी अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखनी है। जैसे यातायात के नियमों का पालन, तो आपने हेडिंग डालनी है, फिर एक कहानी जैसे लिखते हैं ना, वही लिख दो। जैसे आपने लिखा हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, यदि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें सुरक्षा के जितने भी नियम कायदे कानून होते हैं उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नियमों का पालन नहीं करते तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। यातायात के नियमों का पालन न केवल दूसरों को मानना, बल्कि हमें भी स्वयं को भी अपनाने की जरूरत है। ऐसे ही आप बना बना के लिख सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में एक पैराग्राफ लिख देना। ठीक है, आइडिया देने के लिए मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। ऐसे ही स्वस्थ रहना नियमित व्यायाम की आदतों पर भी निर्भर है। ठीक है, तो ये जब हमने ऊपर देखा था पैसेज, तो वो भी एक लिखी थी ना, बिल्कुल ऐसे एक अपनी लैंग्वेज में एक छोटी सी लघु कथा अपनी भाषा में बना के लिख देना। और आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी और जो भी सैम्पल पेपर्स हैं उनकी वीडियो भी देख लेना। बाकी बहुत कुछ है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स।